डिमांड कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं और सब इम्पैक्ट करते हैं इसकी किसी भी कमोडिटी की डिमांड को, उसके जो फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलरली एक फैक्टर की बात करें, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात करें, कि अगर कमोडिटी के प्राइस की वजह से सिर्फ बाकी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज किस में हो रहा है या फिर चेंज किस में आ रहा है, वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में आ रहा है। और अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आते हैं और उस चेंज की वजह से, उस प्राइस की चेंज की वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन अदर डिटर्मिनेंट बीइंग कांस्टेंट सेट्रस पेरिबस। मैंने अभी आपको बताया अदर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मतलब है फैक्टर्स। मैंने आपको बताया खाली हमने भी जो 5 फैक्टर पढ़े हैं उसमें से 4 तो कांस्टेंट रहे हैं, उसमें कोई चेंज ना हो। एक सबसे पहला जो फैक्टर था वो तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सिर्फ उसमें ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है डिमांड पे, वो कैसा इंपैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फेवरेबल या अनफेवरेबल। यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। In other words, when price of the commodity increases, the demand for that commodity decreases, and if the price decreases, the demand increases. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लो एक पार्ले जी का बिस्कुट है, वो 5 रुपये का एक पैकेट आता है। अगर वो पैकेट 7 रुपये में आना शुरू हो जाए, तो पहले जो लोग 5 रुपये में उसे परचेज करते थे, जैसे 5 रुपये में बहुत तरीके के बिस्कुट्स आते हैं, पार्ले जी मान लो, 2020 मान लो, किसी भी तरीके का मान लो आप, तो जो लोग 5 रुपये ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट के प्राइस 7 रुपये हो गए, लेकिन बाकी बिस्कुट के प्राइस अभी भी 5 हैं। तो लोग क्या करेंगे, पार्ले जी के बिस्कुट को खरीदना बंद कर देंगे और दूसरे क्वांटिटी को परचेज करना शुरू कर देंगे, उसके सब्स्टिट्यूट जैसे 2020 या फिर कोई सा भी बिस्कुट, वो उनको परचेज करना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, सिर्फ प्राइस इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली जो डिमांड होगी पार्ले जी के बिस्कुट की, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। और मान लीजिए वही 5 रुपये वाला बिस्कुट पार्ले जी का 3 रुपये में मिलने लगे, तो लोग क्या करेंगे, जो पहले 5 रुपये वाला कोई बिस्कुट परचेज करते थे, जैसे मान लो कोई क्लासिक या कोई सा भी 2020 कोई भी परचेज करता था, वो सोचेगा कि 3 रुपये में हमें वो पार्ले जी का बिस्कुट मिल रहा है, तो 2 रुपये हमारे यहाँ पे बच जाएंगे, तो हम 3 रुपये वाला पार्ले जी का बिस्कुट ले लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर प्राइस पार्ले जी के बिस्कुट के कम हो जाते हैं, तो तभी के तभी उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो अदर सब्स्टिट्यूट गुड से भी सस्ता हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस एंड द डिमांड चेंजेस इन रिफ्लेक्शन ऑफ द प्राइस, और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए उसमें, जैसे जिन्हें हम सेट्रस पेरिबस बोलते हैं। यहाँ से जो सेट्रस पेरिबस है, इसका मतलब है कि जो अदर फैक्टर्स है अदर देन प्राइस, अब जितने भी फैक्टर्स हमने अभी पढ़े थे, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, तो ये सब कांस्टेंट रहेंगे, तो इसको बोला जाएगा यहाँ पे सेट्रस पेरिबस। तो ये चीज़ तो लॉ ऑफ डिमांड कहलाती है कि और इसमें सिंपल सी एक चीज़ आपको समझ आएगी, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और जो डिमांड है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, उन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, जिसको हम नेगेटिव रिलेशन भी कह सकते हैं। इनकी प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। अब हम यहाँ पे लॉ की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो अजम्पशंस इसमें होंगी, तो क्या क्या अजम्पशन है हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नो चेंज इन द इनकम, मैंने आपको पहले ही बोला कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो अदर फैक्टर कौन कौन से हुए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हुई, प्राइस और रिलेटेड गुड्स हुए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हुआ, इनकम कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस हुई, और एक टर्म है फिफ्थ, नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। और यहाँ का मतलब है नंबर ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर हैं वो भी उतनी ही रहनी चाहिए, उनमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंज्यूमर कम हो जाएंगे उस कमोडिटी के, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये प्राइस से अदर फैक्टर हुआ, और हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की, और लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस ही हमारा मेन है, प्राइस में ही चेंज होगा, बाकी के फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन जो अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएं या घट जाएं, तो उससे तो इम्पैक्ट डिमांड पे डायरेक्टली जाएगा, तो खाली प्राइस की वजह से वो चेंज नहीं माना जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें आपकी अजम्पशन मानी जाती हैं कि ये भी, इनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं इसमें इसके डिमांड को कर्व और शेड्यूल की हेल्प से। अब देखो आप, ये लेफ्ट हैंड पे एक शेड्यूल है, प्राइस रुपीज़ में और डिमांड यूनिट्स में। अगर प्राइस किसी कमोडिटी के 80 रुपये अगर प्राइस हो, तो उसकी 300 यूनिट डिमांड की जाती है कंज्यूमर के थ्रू। और अगर प्राइस में देखो 80 से 60 हुए, कम हो गए, तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, वो 300 से 500 हो गई। और इसी को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्व में, जो राइट हैंड पे आपका बना हुआ है, उसमें दिखा रहा है, देखो जो वाई एक्सिस वाला कर्व है,
उसमें प्राइस ऑफ द कैन है, मतलब कैन या इसके अंदर हम कोई सा भी कॉमोडिटी ले सकते हैं। हम प्राइस देखते हैं, जो प्राइस है वो 80 से 60 हुए, वो नीचे की तरफ देखो, आपको एरो दिख रहा होगा ऑरेंज कलर में, वो नीचे की तरफ डाउन की तरफ हुआ। और जो हमारी डिमांड है वो एक्स एक्सिस पे शो करिए जैसे क्वांटिटी के नाम से, वो 300 से 500 हो गई। तो ये चेंज दिखा रहा है कि जिस तरीके से प्राइस गिरे तभी डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे एक आपको इन्वर्स रिलेशन भी शो हो रहा है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 80 रुपये के प्राइस पे 300 क्वांटिटी डिमांडेड की जाती थी, 300 यूनिट। तो वो ए पॉइंट दिखा रहा है आपको, और बी पॉइंट दिखा रहा है कि प्राइस कम हुए तो 500 यूनिट्स डिमांड की जा रही है। अब इसमें आपको राइट में एक एरो दिख रहा होगा जिसमें लिखा है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ना, और यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड का बढ़ना। और जब भी एक्सटेंशन होता है डिमांड में, डिमांड बढ़ती है, वो भी प्राइस की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से, तो वो राइट की टूवर्ड्स राइट एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। तो आप देखो ए से बी तक राइट की तरफ जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इस स्लाइड में आप देख रहे हो डिमांड दो पार्ट्स में बटी हुई है। एक लेफ्ट वाली साइड है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर लिखा है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और राइट वाली साइड है चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। देखो, जब प्राइस की वजह से चेंज होता है ना किसी कमोडिटी में, कमोडिटी की डिमांड में, कभी भी डिमांड में सिर्फ प्राइस की वजह से जब चेंज आता है और बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, तो उस चेंज में उस चीज़ की वजह को हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब हम उस चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कर्व में, जब हम उस चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कर्व में, तब हम उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इसका मतलब है जब प्राइस में चेंज आते हैं, उस चेंज की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब उस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्व पर, तो उसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। उसमें जैसा अभी हमने पढ़ा था ना एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, उसी डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड या अपवर्ड की तरफ चेंज होता रहेगा, मूव करती रहेगी डिमांड। अब राइट वाली चीज़, राइट वाली है चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड। कहते हैं कि जब प्राइस तो कांस्टेंट हो जाए, और प्राइस के अलावा जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस और नंबर ऑफ द कंज्यूमर्स, इनकी वजह से जब चेंज आता है, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है लेकिन ये बाकी के जो फैक्टर्स हैं ये अब चेंज हो रहे हैं, तो इनकी वजह से जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। और जब हम उस चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कर्व की हेल्प से, तो उसमें कर्व क्या होता है, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एक नया कर्व बनता है, उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। तो अब जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में भी दो चीज़ें हैं, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन और एक्सपेंशन मैंने आपको अभी दिखाया है, जब किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है उस कॉमोडिटी के प्राइस के घटने की वजह से, उसको हम एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड करते हैं, यानी कि जिसमें डिमांड इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंड या एक्सटेंड हो रही है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, जब किसी कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं और उसकी वजह से डिमांड घट जाती है, और उसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं कर्व में, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसी तरीके से इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में आपको साफ समझ आ रहा होगा, अगर किसी फैक्टर में, फैक्टर कौन से, अदर देन प्राइस, यानी कि प्राइस कॉन्स्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो इफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, और अगर वो जो चेंज हुआ है किसी भी फैक्टर में अदर देन प्राइस में, वो अगर फेवरेबल चेंज है, फेवरेबल चेंज का मतलब है अगर वो डिमांड के लिए फेवरेबल है तो डिमांड ऑब्वियसली बात है इंक्रीज करेगी, और अगर वो अनफेवरेबल चेंज है, यानी कि डिमांड के लिए अनफेवरेबल चेंज है, तो डिमांड ऑब्वियसली बात है डिक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज इन डिमांड क्या कहलाएगी, कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। और इसी तरीके से डिक्रीज इन डिमांड की रहेगी कि डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस एंड विद अनफेवरेबल चेंज। अब हम नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, इनको और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर, इनके डेफिनेशन के साथ कहता है कि व्हेन डिमांड ऑफ द कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अलॉन,
ब्रैकेट में लिखा है एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है और बाकी के अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और एंड व्हेन द चेंज इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कर्व, दिस इज नोन एज मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसी चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे कर्व की हेल्प से तो इसे मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व कहेंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जो होता है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है, राइटवर्ड मूव होता है हमारा डिमांड कर्व, और कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्टवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि हम इसके अंदर समझते हैं, जैसे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड लिखा है व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अलोन, दिस इज नोन एज एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जैसा मैंने आपको बताया डिमांड बढ़ रही है किसकी वजह से, प्राइस कम होने की वजह से, तो इसको हम कहेंगे एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। और दूसरे पॉइंट में बताता है कि जब इसी चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप के थ्रू, कर्व के थ्रू, तो इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में जो स्लोप होता है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में, राइटवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। देखो आप देख सकते हो कर्व के अंदर एक्सटेंशन लिखा है ग्रीन में, ग्रीन कलर में, और एरो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है डिमांड में। और इसी तरीके से अगर हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, प्राइस जो कमोडिटी के इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड इस वजह से डिक्रीज हो रही है, और इसमें जो स्लोप बनेगा आपका वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो भी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये रेड कलर में कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है आप देख सकते हो, और एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हुई, और इसलिए वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट मूव कर गया राइट से लेफ्ट के डायरेक्शन में। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक ही कर्व में रिप्रेजेंटेड है और ये आसानी से समझे जा सकते हैं। होप्स आपको ये समझ आया होगा। हम आप समझते हैं चेंज इन डिमांड के बारे में, जिसमें चेंज इन या शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी जिसको हम बोलते हैं। तो कहता है कि व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, कहता है कि अगर किसी कमोडिटी की जो डिमांड है बढ़ती है या घटती है, वो भी किसकी वजह से, सिर्फ चेंज आने की वजह से, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कि प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए, और प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स थे उनमें चेंज आने की वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है घट रही है तो हम इसको चेंज इन डिमांड बोलते हैं। और व्हेन दिस चेंज इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द कर्व, दिस इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड। और जब हम इस चेंज को कर्व की हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट दो तरीके के होते हैं डिमांड में, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। और इंक्रीज वाले केस में जो डिमांड कर्व होता है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और डिक्रीज वाले केस में डिमांड कर्व होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। इसमें जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ये के मिस स्पेल हो गया, ये एम है, डिमांड कर्व है ये इंक्रीज इन डिमांड में ब्रैकेट में। अब इसको भी हम इसके कर्व के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने चीज़ पढ़ी है इंक्रीज इन डिमांड व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड जो है इंक्रीज करेगी, यानी कि फेवरेबल चेंज किसमें, फैक्टर्स अदर देन प्राइस में। और अगर अनफेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी, जो राइट वर्ड इस साइड में लिखा हुआ है। जब फेवरेबल चेंज होता है तो डिमांड जब इंक्रीज करती है तो राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करती है। जैसे कि आपने कर्व में देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट सबसे जो राइट वाला कर्व है उस पर लिखा हुआ है इंक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ इसके अंदर नोटिसेबल लगेगी कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए। देखो आप 4000 पे वो कांस्टेंट रुके हुए हैं, और जो डिमांड है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो कभी 5 से 4 हो रही है, कभी 5 से 6। जब 5 से 6 हुई तो इस कंडीशन में नया डिमांड कर्व बना जिसका नाम है D2, और उसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। और जब प्राइस गिरे, प्राइस कांस्टेंट रहे, और जब डिमांड कम हुई किसी भी अनफेवरेबल चेंज की वजह से, तो आपका नया डिमांड कर्व बना वो है D1, और उसको बोला है फॉल इन डिमांड, यानी कि ये है डिक्रीज इन डिमांड। सो गाइज ये पूरा तो नहीं है डिमांड का कॉन्सेप्ट, बट लेकिन ये इसके बेसिक्स हैं, और ये बेसिक्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली टर्म्स आती हैं, जैसे चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर, शिफ्ट इन डिमांड कर। तो इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए मैंने कोशिश करी है पहले कि ये चीज़ क्लियर रहे, जिससे मैं आगे के जो कॉन्सेप्ट अपनी नई वीडियो में शेयर करूँगा तो वो आपको क्लियरली समझ आ सकें। आई होप आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में डिमांड के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon button. Thank you.